आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, और सुनिए सरकार में आज ये दो मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं। मुद्दा नंबर एक, वारिस पठान एक भड़काऊ बयान देते हैं और असदुद्दीन ओवैसी उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। क्या वारिस पठान के भड़काऊ बयान में असदुद्दीन ओवैसी की रजामंदी है? मुद्दा नंबर दो, चाहे नागौर हो राजस्थान का, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, यह देश ऐसा लगता है दलितों के रहने लायक ही नहीं है। दलितों पर अत्याचार की लगातार श्रृंखला सामने उभर कर आ रही है, जो हम सबको शर्मिंदा करने के लिए काफी है। मगर सुनिए सरकार में शुरुआत करना चाहूंगा मैं इस तस्वीर के साथ। दोस्तों, मेरा नाम है अभिसार शर्मा, एक पंडित। मैं उज्जैन के महाकाल में महादेव के दर्शन कर सकता हूं, गर्भगृह में पहुंचकर महादेव के दर्शन कर सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मगर इस देश का दलित, वो अपनी घोड़ी नहीं चढ़ सकता, वो अपनी शादी में डीजे नहीं बजा सकता, वो पानी तक नहीं पी सकता। उसका गुनाह सिर्फ इतना होगा और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इतने वहशी हो गए हम कि 10 साल के 12 साल के बच्चों को हम मौत के घाट उतार देते हैं। इसकी मैं विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी की। इस शख्स पर गौर कीजिए। डिबेट्स में जब मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुनता हूं ना दोस्तों, तो मैं इनसे बहुत इंप्रेस्ड रहता हूं, क्योंकि तर्कों के साथ, संवैधानिक तर्कों के साथ ये अक्सर अपनी बातें रखते हैं। मगर कल इनके सामने जो हुआ और वो खामोश बने रहे, वो वाकई शर्मनाक था। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि वारिस पठान क्या कह रहे हैं। यह आदमी खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर रहा है। इसका क्या नुकसान हुआ है नागरिकता बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसे, और इससे क्या फायदा हुआ है बीजेपी को, यह मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ओवैसी इस बयान पर पूरी तरह से खामोश रहे। नतीजा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नतीजा यह होता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक वजह मिल जाती है मुसलमानों पर हमला करने के लिए। नागरिकता बिल के खिलाफ जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है उसको लेकर हमला करने के लिए। सबसे पहले सुनिए गिरिराज सिंह, पाकिस्तान के इनडायरेक्ट पर्यटन मंत्री, इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। वाकई बहुत ही शर्मनाक बयान है। पटना में गिरिराज सिंह ने कहा, वक्त आ गया है कि हम राष्ट्र के प्रति विचार करें। 1947 से पहले जिन्ना ने इस्लाम राष्ट्र की मांग के लिए आंदोलन चलाया। हमारे बुजुर्गों की यह बहुत बड़ी गलती थी जिसकी आज हम ये कीमत चुका रहे हैं। अगर उसी वक्त मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजकर हिंदुओं को भारत में लाया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। उन्होंने पूछा कि अगर भारतवंशी भारत में शरण नहीं पाएंगे तो कहां जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, यह मुद्दा अपने आप में कितना गंभीर है वो आप आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव के इस ट्वीट से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। और तेजस्वी यादव ने वारिस पठान के इस बयान पर क्या कहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं, हमारी सांझी विरासत और सांझी शहादत की बदौलत हम सांझी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपाइयों के लाख चाहने के बावजूद भी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है, तो कट्टरपंथी बीजेपी ने अब अपने सहयोगी कट्टरपंथी लोगों को आगे किया है। संविधान प्रिय और न्याय प्रिय लोग ऐसे जहरीली लोगों का बहिष्कार करें। मुझे खुशी है इस बात की दोस्तों कि अधिकतर मुसलमान वारिस पठान के इस बयान के साथ नहीं हैं। मगर आप समझिए इस बात को, क्या वजह है कि जैसे ही मामला कहीं जाते हुए दिखता है, अचानक ये लोग सामने आ जाते हैं इस तरह का बयान देने। और इसी मंच पर अमूल्या लेओना नाम की ये युवक जो है वो आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही होती हैं। हालांकि वो ये कहना चाह रही थी कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं है। मगर क्या तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है, या उन भक्तों की तरह तुम्हारे भी दिमाग में वो भरा हुआ है? तुम्हें बात समझ आ रही है कि ये जो मंच है वो नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन है,
यहां पर एक मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसा वहां मौजूद है, वहां पर तुम ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हो। आप देखिए किस तरह से यहां पे असदुद्दीन ओवैसी उस लड़की को रोकने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। ओवैसी बाहर आते हैं, वो उस लड़की के बयान का खंडन भी करते हैं। मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, मैं शाम में तेज चल कर आकर उनको रोका मैं, और उसके बाद आप देखें उनको हटा दिया गया। मैं इसको कंडेम करता हूं, और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है नहीं, इनको करना है जाकर और जगह करें, यहां क्यों आए कर रहे हैं लोग। मगर आज जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वजह है कि ओवैसी ने वारिस पठान के शर्मनाक बयान पर उस वक्त उन्हें क्यों नहीं रोका। नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। मैं आपको बता चुका हूं तेजस्वी यादव इससे कितना चिंतित हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि यह मुद्दा कितना ज्वलंत हो रहा है। सबसे पहले देखिए, इस लड़की को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए देशद्रोह के मामले में चार्ज किया गया है। अब बीजेपी के नफरती चिंटुओं के प्रमुख यानी कि बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख अमित मालवीय, जो कि लगातार फर्जी खबरों का प्रचार अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन रेज्ड एट एन एंटी सीएए रैली इन बेंगलुरु's फ्रीडम पार्क विद असदुद्दीन ओवैसी ऑन स्टेज। दिस इज द अंडरबेली ऑफ दीज प्रोटेस्ट्स। फिर देखिए, एक शख्स संबित पात्रा ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह ट्वीट जो है उसे रीट्वीट किया है। बीएल संतोष, एक और बीजेपी नेता, क्या कह रहे हैं। लुक एट द मैडनेस कॉल्ड एंटी सीएए प्रोटेस्ट्स। A left activist shouting Pakistan Zindabad slogan in Bengaluru. Fringe has totally taken over the protests. Time to say enough is enough. क्या आप जानते हैं वारिस पठान की आपके इस वाहियात शर्मनाक बयान की वजह से अब इसकी गाज जो है वो शाहीन बाग पर गिरेगी। क्या आपको अपने इस किए पर पछतावा है? आप फिर पहुंच जाएंगे रिपब्लिक के दफ्तर में, यानी कि रिपब्लिक टीवी न्यूज की डिबेट में, गोदी मीडिया की डिबेट में, और वहां पहुंचकर आप इस देश के मुसलमानों का फिर नुकसान करेंगे। मैंने बार बार कहा है अपने शोज में दोस्तों, आपके खिलाफ गोदी मीडिया के वो चंद बिके हुए एंकर्स नहीं हैं। आपके खिलाफ आपके समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले वो मौलवी वारिस पठान जैसे नेता हैं जो इन टीवी चैनल्स पर पहुंच के मुसलमानों की गलत छवि पेश करते हैं। इनसे बचिए, इनसे बचिए, क्योंकि लगातार इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। क्योंकि सुनिए, सरकार में ये जो मुद्दे हम आपके सामने लेकर आते हैं उसका मकसद यही होता है कि आप लोग हकीकत को परखिए, इस बात को समझिए कि किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ये लोग सियासत कर रहे हैं। इनकी इस सोच से बचिए। और अब मैं बात करना चाहूंगा इस देश के दलितों के लिए। हम साल 2020 में रह रहे हैं दोस्तों, मगर यह देश दलितों की जीने लायक नहीं है। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह पर दलित होना मानो एक गुनाह हो गया है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था किस तरह से मैं महाकाल के गर्भगृह में इस तरह से खड़े होकर शिव के सामने, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, शिव के सामने इस तरह से अपना सिर झुका सकता हूं, मगर दलितों के क्या साथ क्या हो रहा है ना, वो वाकई सिहरन पैदा करता है। सबसे पहली मिसाल दोस्तों आपके सामने राजस्थान का नौगांव जिला, और यहां पर पांचोड़ी पुलिस स्टेशन में करमू गांव पड़ता है। यहां पर 2 दलितों पर अत्याचार किया गया है। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। इनमें से एक दलित के साथ 5 युवकों ने, 5 मर्दों ने बलात्कार किया है। वो दलित भी पुरुष था। आप कहेंगे बलात्कार क्यों? क्योंकि एक स्क्रू ड्राइवर के आसपास कपड़ा लिपटा गया, उस पर पेट्रोल डाला गया और फिर उसके अंदर घुसाया गया। यह मामला कितना गंभीर है कि इसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। The recent video of 2 young Dalit men being brutally tortured in Nagaur, Rajasthan is horrific and sickening. I urge the state government to take immediate action to bring the perpetrators of this shocking crime to justice. शुक्र है राहुल गांधी ने कुछ कहा तो, मगर विजय रूपाणी पूरी तरह से खामोश रहते हैं, योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खामोश रहते हैं। बताऊंगा मैं आपको गुजरात में क्या हुआ। अब देखिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं।
In the horrific incident in Nagaur, immediate and effective action has been taken and 7 accused have been arrested so far. Nobody will be spared. The culprits will be punished according to the law and we will ensure that the victims get justice. पता नहीं दोस्तों, ये तमाम एक्शन लेने के बावजूद भी कुछ होगा क्या? क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बड़े हादसे होते हैं। आपके सामने ये तस्वीर वायर की ये खबर है दोस्तों। आप देखिए कफन में लिपटी 2 लाशें हैं। ये लाशें हैं एक 12 साल के बच्चे का और एक 10 साल के बच्चे की। जानते हैं भोपाल से सिर्फ 302 किलोमीटर शिवपुरी में क्या हुआ? यहां पर ये 2 बच्चे खुले में शौच करने जाते हैं और अगड़ी जाति के लोग इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। मासूम बच्चे हैं ये। इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम मासूम बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज्यादा बोझिल होती हैं ये छोटी छोटी लाशें। और अब ये दूसरी तस्वीर दोस्तों, ये भी शिवपुरी का है, मध्य प्रदेश का। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कमलनाथ जी आखिर आपके राज्य में हो क्या रहा है। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, एक दलित को इसलिए मार दिया गया, और किसने मारा? शिवपुरी में जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उसकी बेटी गई हैंडपंप से पानी भर रही थी और फिर इसकी बेटी के साथ बदसलूकी की, उसके साथ गाली गलौज की फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने। एक महिला फॉरेस्ट ऑफिशियल ने इसके बाल पकड़े, उसे खींच कर ले गई और जब इस शख्स ने हस्तक्षेप किया अपनी बेटी की अस्मिता बचाने के लिए, उसे गोली मार दी गई। ये इस देश में क्या हो रहा है मैं वाकई सोच भी नहीं सकता हूं दोस्तों। अब मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं गुजरात के बनासकांठा की। कल एक खबर HW न्यूज में भी आई थी। आप देख सकते हैं दलित खुले में बैठे हुए हैं बाहर। क्यों बैठे हैं आप जानते हैं? ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इन्हें गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया। इनका गुनाह क्या था? क्योंकि इनके घर में शादी हुई और इन्होंने डीजे बजाया। सिर्फ डीजे बजाने के लिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखिए किस तरह से ये लोग बाहर जा रहे हैं। कोई नहीं है जो इन्हें सुरक्षा दे, जो इनमें विश्वास जतलाए, जो इनमें ढांढस बधाए कि आओ रुको तुम हमारे साथ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये समाज के लिए, ये आपको एक आईना दिखा रहा है दोस्तों। आप और मेरे जैसे अगड़ी जाति के लोग जिन्हें लगता है कि साहब अब हिंदू धर्म खतरे में, ये दलित कभी नहीं कहता हिंदू धर्म खतरे में, ये तुम्हारी जैसे और मेरे जैसे अगड़ी जाति के लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। अरे किस बात का खतरा? बताओ ना मुझे, किस बात का खतरा? ये हिंदू धर्म मुगल शासन में कभी खतरे में नहीं आया, 200 साल के अंग्रेजों के शासन में कभी खतरे में नहीं आया, 70 साल के कांग्रेस के राज में खतरे में नहीं आया। पिछले 6 साल में हिंदू जो है खतरे में आ गया। और तुम अपने ही हिंदू धर्म के दलितों को रक्षा नहीं दे पा रहे हो। यह तुम्हें आईना दिखा रहा है। अपने प्रिविलेजेस को समझो। यह समझो कि तुम समाज के किस तबके पर बैठे हो। सालों से तुम पर कोई किसी भी तरह का कोई आंच नहीं आई है, मगर इस देश के दलित यह हकीकत झेलने को मजबूर हैं। क्या तुम जाओगे? इनकी रक्षा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें फिर भी हिंदू धर्म खतरे में नजर आएगा। समाज तरक्की करता है, प्रगति करता है अगर हम हाथ में हाथ थामे खड़े रहें। अगर हम इस तरह से एक दूसरे को बांटते रहेंगे जैसे वारिस पठान ने बांटा, या जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं राज्य दर राज्य, तो किस बात का राष्ट्र और किस बात का देश? सुनिए सरकार में बस इतना ही, मगर जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि रामलला का मंदिर बनने वाला है 67 एकड़ की जमीन पर, और उसके लिए एक समिति का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसमें मैं चाहूंगा आप 2 नामों पर गौर करें। एक है नृत्य गोपाल दास, इन्हें इस ट्रस्ट में जगह दी गई है। क्या आप जानते हैं नृत्य गोपाल दास कौन है? या चंपत राय जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं VHP के, क्या आप जानते हैं ये दोनों कौन हैं? बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की ये दोनों आरोपी हैं और इन्हें राम मंदिर निर्माण में जगह मिली है। अब मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे भाई तो क्या हो गया,
बिल्कुल, तो क्या हो गया? अब गौर कीजिए इस शख्स पर। ये थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नृपेंद्र मिश्रा। याद है, अब नहीं है पीएमओ में। जब ये पीएमओ में थे, इनका एक ही काम था कि तमाम न्यूज चैनल्स के दफ्तरों में कॉल करके एडिटर्स को धमकाओ, प्रोपराइटर्स को धमकाओ कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ क्या खबर चला रहे हो। अब आप जानते हैं इसे क्या जिम्मेदारी दी गई है। नृपेंद्र मिश्रा, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, विल हेड द कमिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे नृपेंद्र मिश्रा कौन है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं नृपेंद्र मिश्रा कौन है। 1990 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। क्या आप जानते हैं ये नृपेंद्र मिश्रा उस वक्त मुलायम सिंह यादव के प्रधान सचिव थे? क्योंकि जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, यह शख्स मुलायम सिंह यादव की सरकार में मौजूद था और उसने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि राम के नाम पर भी हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है। खैर, मेरा तो कर्तव्य है कि आपको तथ्यों के आधार पर जानकारी दूं। इस पर आप काम करें ना करें, यह आपकी मंशा है या आपकी इच्छा है। सुनिए सरकार में बस इतना ही, मगर HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।